अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन इकरामी, इससे पहले हमारे चैनल पर आप स्पेशल एजेंट की 4 एक साथ सुन चुके हैं। अब 5वीं किस्त मुलाहिजा कीजिए। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अच्छा, इस कदर खौफनाक है ये, डी सल्वा ने हैरत भरे अंदाज में कहा और फिर डिबिया को जेब में डाल लिया। आप 2-3 रोज़ यहाँ आराम फरमाएं, जैसे ही हालात ठीक होंगे मेरे आदमी आपको सरहद पार करा देंगे। आइए मेरे साथ, मैं आपको कमरे तक पहुँचा दूँ, डी सल्वा ने कहा और ब्रोनू सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे जीती हुई बाजी हार गया हो, लेकिन वो चीफ बाज की वजह से मजबूर हो गया था। डी सल्वा इसे लेकर अपने दफ्तर से बाहर निकल गया और फिर राहदारी में से गुजार कर एक छोटे से कमरे में ले आया। यह कमरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता गया। लिफ्ट नुमा कमरे से निकलकर वो एक और राहदारी में आ गए और फिर डी सल्वा एक दरवाजे पर रुक गया। उसने जेब में से एक चाबी निकाली और इसे लॉक में डालकर घुमाया और फिर हैंडल दबाकर दरवाज़ा खोल दिया। यह कमरा बहुत खूबसूरत अंदाज में दफ्तर और ख्वाबगाह के तौर पर सजाया गया था। एक टेलीफोन सेट भी रखा गया था। आप इत्मीनान से रहें जनाब, बेड साइड पर कॉल बेल मौजूद है। इसके दबाने से मुलाजिम आ जाएगा और आपको हर चीज़ यहाँ मुहैया कर दी जाएगी। डी सल्वा ने चाबी मेज़ पर रखते हुए कहा। लेकिन क्या मैं यहाँ कैद रहूँगा? ब्रोनू ने इधर उधर देखते हुए कहा। कैद का क्या मतलब जनाब? आप हमारे बास हैं, काबिल एहतराम बास। आप इस पूरी कोठी के मालिक हैं। ये कमरा तो मैंने आपके लिए मुंतखब किया है, आप यहाँ सुकून के साथ रह सकें। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके आपको सरहद पार करा दूँ, डी सल्वा ने एहतराम भरे लहजे में कहा। ओके, थैंक यू मिस्टर डी सल्वा, ब्रोनू ने कहा और फिर गुस्लखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि डी सल्वा सर झुकाता हुआ वापस मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इमरान ने रिसीवर रखा तो इसकी फराख पेशानी पर परेशानी की लकीरें नुमायां हो गई थीं। डॉक्टर नाथन ने क्या बताया है जनाब? ब्लैक ज़ीरो ने जो सामने बैठा हुआ था मुदबाने लहजे में कहा। ब्लैक ज़ीरो, सूरत हाल बेहद परेशान कुन है। जिस अंदाज में जुर्म किया गया है इससे साबित होता है कि ये काम करने वाला कोई बहुत मुनज़्ज़म तंजीम है। काश मिलिट्री इंटेलिजेंस इस आदमी को पकड़ लेती जो पहाड़ियों से निकल गया, लेकिन अब इसे कहाँ तलाश कराया जाए? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और फिर इसने डॉक्टर नाथन से मिलने वाली मालूमात मुख्तसर तौर पर ब्लैक ज़ीरो को बता दी। ब्लैक ज़ीरो भी ब्लू कैप्सूल की खौफनाक कारकर्दगी का सुनकर परेशान हो गया। मेरे ख्याल में हमें हवाई अड्डों, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशनों पर नाकाबंदी करानी चाहिए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। लेकिन वहाँ हम कैसे कैसे चेक करेंगे? मुजरम न जाने किस मेकअप में वहाँ से निकले, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो सर हिलाने लगा। इमरान ने रिसीवर उठाया और डायल करना शुरू कर दिया। जोलिया स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से जोलिया की आवाज़ सुनाई दी। एग्जेक्टिव, इमरान ने महसूस लहजे में कहा। यस सर, जोलिया ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। जोलिया, तुम नुमानी को साथ लेकर फौरन फ्लाई पर बोर्डिंग हाउस में जाओ। वहाँ रूम 112 में एक बूढ़ी औरत रहती है। इसके मिलकर पता करो कि इसका बेटा डॉक्टर माथन, जो एक डिफेंस लेबॉर्ट्री में साइंसदान है, आखिरी बार कब इससे मिलने आया था, और अगर वहाँ हालात मशकूक हों तो इस फ्लैट की मुकम्मल तलाशी लो और साथ ही इर्द गिर्द के फ्लैटों और बोर्डिंग हाउस की लैंड लेडी से डॉक्टर मार्टन की वहाँ आमदोरफ्त के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करो। इमरान ने जोलिया की तफसीली हदायत देते हुए कहा। बेहतर सर, दूसरी तरफ से जोलिया ने जवाब दिया और इमरान ने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया। इमरान रिसीवर हाथ में पकड़े चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर इसने एक बार फिर डायल करना शुरू कर दिए। सफ्तर स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद सफ्तर की आवाज़ सुनाई दी। एग्जेक्टिव, इमरान ने कहा। यस सर, सफ्तर की मुस्तैदी से भरी आवाज़ सुनाई दी। सफ्तर, तुम कैप्टन शकील को हमरा लेकर होटल चार्ल्स जाओ। मुझे इसके मालिक डी सल्वा के बारे में मालूमात चाहिए कि इसका असल पेशा क्या है और इसने अगर कोई ग्रुप बनाया हुआ है तो वो किस किस्म के लोगों पर मबनी है, और मजीद ये कि डी सल्वा आजकल किस काम में मसरूफ़ है, इमरान ने कहा। बेहतर सर, सफदर ने जवाब दिया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, मुझे भी कोई हुक्म दीजिए।
میں تو دانش منزل میں بیٹھے بیٹھے اب تنگ آ گیا ہوں۔ عمران کا ریسیور رکھتے ہی بلیک زیرو بول پڑا، تم باہر چوک پر جا کر قسمت کا حال بتانا شروع کر دو۔ پروفیسر طاہر ماہر علوم نجوم، فلکیات اور جنات وغیرہ وغیرہ، اور جب مجرم تم سے قسمت کا حال پوچھنے آئے تو اسے گردن سے پکڑ لینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو جھم کر رہ گیا۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں عمران صاحب، میں اب حرکت میں آنا چاہتا ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، اچھا اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو ٹھیک ہے، ڈی سلوا کی رہائش گاہ کی تلاشی کرو اور اس میں داخل ہو کر کوئی ایسی چیز معلومات حاصل کرو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بلیک زیرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میں اب فلیٹ پر جا رہا ہوں، کوئی کلیو ملے تو مجھے بتا دینا۔ تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو، میں تو بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر سر ہلاتا ہوا آپریشن روم سے باہر نکلا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل سے باہر نکلی اور پھر تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی، لیکن کار کا رخ فلیٹ کی بجائے زیرو ہاؤس کی طرف تھا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ زیرو ہاؤس پہنچ گیا۔ جوزف اور جوانا اسے اس طرح اچانک اپنے درمیان دیکھ کر مسرت سے اچھلنے لگے۔ باز، آپ ہمیں تو بھول ہی گئے، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا اب مرد کی بجائے میں عورت بن گیا ہوں کہ سارا دن گھر میں بیٹھا دروازے کی راہ تکتا رہتا ہوں۔ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اللہ اس شور پر اپنا رحم فرما جس کی بیوی تم جیسی تنو مند اور توانا ہو۔ ویسے جوزف کیسا رہے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا تم دونوں تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں ایک بار پھر تفریح کروانا چاہتا ہوں، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ گڈ شو۔ جوانا اور جوزف دونوں ہی مسرت سے اچھل پڑے اور پھر تھوڑی دیر بعد پوری طرح تیار ہو کر واپس آ گئے۔ کہاں جانا ہے باز؟ جوانا نے کہا۔ شادی گھر، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ شادی گھر؟ کیا مطلب؟ جوزف اور جوانا دونوں نے چونکتے ہوئے کہا۔ بھائی تم دونوں کی شادی کے لیے شادی گھر ہی جانا پڑے گا نا، وہاں پیشہ ور گواہ اور نکاح خواں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اب یہاں کہاں سے گواہ اور نکاح خواں ڈھونڈتا پھروں گا، عمران نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جوزف اور جوانا بھی پچھلی نشستوں پر پر انجمان ہو گئے، ظاہر ہے اب وہ عمران کے ساتھ تھے جہاں بھی وہ لے جاتا۔ زیرو ہاؤس سے نکل کر عمران نے کار آگے بڑھائی اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک ایسے علاقے کی طرف بڑھتا گیا جہاں ارد گرد فوجی بارکیں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار فوجی بارکوں کے آخر میں آ کر موجود ایک گیٹ پر رک گئی جہاں پھاٹک پر مسلح فوجی موجود تھے۔ آپ کے کمانڈو کون ہیں؟ عمران نے کار کھڑی کر کے سر باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ بریگیڈیئر افضل صاحب، سپاہی نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ انہیں کہیے کہ ریڈ باس ہولڈر آئے ہیں، عمران نے کہا۔ ریڈ باس ہولڈر؟ اوہ فرمائیے، ہمیں ہدایت دی گئی ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، سپاہی نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ D3 اسپاٹ، عمران نے جواب دیا۔ پاس دکھائیے، سپاہی نے کہا اور عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سرخ رنگ کارڈ باہر نکال دیا۔ اس کارڈ پر سنہرے رنگ کا ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ سپاہی نے غور سے اس کارڈ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ کار میں بیٹھ جاؤں۔ D3 اسپاٹ خاصا دور ہے، سپاہی نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ سپاہی اپنے ساتھی کو کچھ کہہ کر عمران کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سپاہی نے پھاٹک کھول دیا اور عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ اندر موجود عمارتوں کی سائڈ سے ہوتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی پارک کے قریب پہنچ گئے جس کے سامنے ناکارہ سے 2-3 ٹینک کھڑے ہوئے تھے۔ یہیں کار روک دیجئے، سپاہی نے کہا اور عمران کے کار روکتے ہی سپاہی نیچے اتر آیا۔ تشریف لائیے جناب، کیا آپ اکیلے اندر جائیں گے؟ سپاہی نے کہا۔ نہیں، میرے ساتھ یہ بھی جائیں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ جوزف اور جوانا کو باہر لے آنے کا اشارہ کر کے خود کار سے نیچے اتر آیا۔ جوزف اور جوانا بھی باہر آ گئے۔ سپاہی ان کے قد و قامت اور جسامت کو دیکھ کر قدرے مرغوب ہو گیا۔ آئیے، سپاہی نے کہا اور وہ انہیں اپنے ہمراہ لے کر بارک میں داخل ہو گیا۔ ایک کمرے میں ایک باوردی نوجوان میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ ناکارہ فوجی ساز و سامان کا ٹوٹا پھوٹا اسٹور ہے۔ ریڈ پاس ہولڈر، سپاہی نے اس نوجوان کے قریب جا کر کہا۔ اوہ دکھائیے، نوجوان نے چونکتے ہوئے کہا اور عمران نے ریڈ پاس جیب سے نکال کر اس نوجوان کے سامنے پھینک دیا۔ نوجوان چند لمحے غور سے ریڈ پاس کو دیکھتا رہا، پھر اس نے عمران کی طرف اس کو واپس کر دیا۔ تم جاؤ، نوجوان نے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا اور سپاہی سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ کوڈ پلیز، نوجوان نے اس بار مودبانہ لہجے میں کہا۔
एग्जेक्टिव इमरान ने स्पार्ट लहजे में कहा। यस सर, तशरीफ रखिए। नौजवान ने सामने पड़ी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन ये कुर्सियां गरीज से इस कदर काली हुई पड़ी थी कि इमरान ने इनकी तरफ निगाह भी ना उठाई। आप अपना काम करें, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी इन काली कुर्सियों पर बैठकर इंतज़ार करता रहूं। इमरान ने करख्त लहजे में कहा। ओह सॉरी सर, बेहतर सर, नौजवान ने मगूब होकर कहा। और फिर इसने मेज़ की दराज खोली और इसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल कर मेज़ पर रखा और एक बटन प्रेस कर दिया। यस डॉक्टर नाथन अवर। चंद लम्हों बाद ही ट्रांसमीटर में से एक आवाज़ उभरी। सर, सिक्योरिटी इंचार्ज गेट स्पीकिंग। रेड पास होल्डर तशरीफ लाए हैं। कोड एग्जेक्टिव है, 3 अफराद हैं। नौजवान ने कहा। ठीक है, भिजवा दो अवर, दूसरी तरफ से कहा गया। और नौजवान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके रख के वापस दराज में रख दिया और फिर मेज़ के अंदर हाथ डालकर कोई बटन दबाया तो बाहर की पिछली दीवार दरमियान से हटती चली गई। अब अंदर एक तवील और पतली सी रोशन सुरंग नजर आ रही थी। इस सुरंग के अख्ताम पर दरवाज़ा होगा जो आपको पहुंचने पर खुल जाएगा। वहाँ डॉक्टर नाथन मौजूद होंगे, नौजवान ने कहा। उसका लहजा बेहद मोदबाना था और इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। सुरंग के अख्ताम पर दरवाज़ा मौजूद था जो इन तीनों के वहाँ पहुँचते ही खुद ब खुद खुल गया था और दूसरी तरफ से सफ़ेद बालों वाला एक उदेड़ उम्र आदमी मौजूद था। मुझे डॉक्टर नाथन कहते हैं, सफ़ेद बालों वाले आदमी ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरे बॉडीगार्ड्स जोसेफ और जवाना हैं। इमरान ने जवाब में अपना तारफ़ करवाते हुए कहा। बॉडीगार्ड्स? डॉक्टर नाथन ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, अम्मा भी कहती हैं कि अजनबी जगहों पर जाते हुए बॉडीगार्ड ज़रूर साथ लिया करो ताकि जिन भूतों से हिफाजत रहे। और सो तुम देखिए कि बतौर बॉडीगार्ड्स ही वो भूत साथ लगा दिए, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। और डॉक्टर नाथन होंठ भेंच कर रह गया। अलबत्ता उसकी नज़रें बता रही थीं कि वो इमरान की ज़हनी हालत की दुरुस्तगी से मशकूक हो गया था। तशरीफ़ लाइए, डॉक्टर नाथन ने कहा और इन्हें लेकर वो अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले तो मुझे वो जगह दिखाइए जहाँ वो कैप्सूल रखा गया था और डॉक्टर मार्टिन बैठे थे, इमरान ने कहा। और डॉक्टर नाथन सर हिलाता हुआ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो इन्हें लेकर एक कमरे में पहुंच गए जहां टूटा हुआ सेफ अब तक मौजूद था जिसमें से ब्लू कैप्सूल उड़ाया गया था। इसी तरह इमरान ने वो रास्ता भी चेक किया जहां से मुजरम निकल कर गए थे। अब आप डॉक्टर माथन वाले शोबे के सब अफराद को किसी हाल में जमा कराइए, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा। वो क्यों? डॉक्टर नाथन ने चौंकते हुए कहा। इनके दान गिनना चाहता हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और डॉक्टर मार्टिन होंठ भेंच कर रह गया और फिर अपने दफ्तर में आकर इसने इंटरकॉम पर शोबा जरासीम के तमाम कारकुनों को क्रश हाल में फौरी तौर पर जमा होने का हुक्म दिया। माफ़ कीजिए, क्या आप वाकई तहकीक करने आए हैं या सिर्फ सैर ही मकसद है? डॉक्टर नाथन ने इंटरकॉम का रिसीवर रखते हुए कहा। नहीं, दरअसल मैं सिर्फ इतना देखना चाहता था कि डिफेंस लेबॉर्ट्री में काम करने वाले इंसान भी होते हैं या नहीं, इमरान ने स्पार्ट लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, डॉक्टर नाथन ने चौंकते हुए कहा। डॉक्टर नाथन, आप लेबॉर्ट्री के इंचार्ज हैं और आपकी लेबॉर्ट्री से अहम तरीन कैप्सूल दिन दहाड़े चोरी कर लिया गया है और आप बजाय मेरा साथ ताउन करने से मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ सैर करने आया हूँ या कुछ और। मेरा ख्याल है पहले आपको शाही किले भिजवाना चाहिए ताकि आप ज़रा रेस्ट फरमा लें, इमरान ने तर्क लहजे में कहा। ओह सॉरी सर, आप नाराज़ हो गए, मेरा मकसद ये ना था, दरअसल मैं तो आपके बॉडीगार्ड्स की वजह से कह रहा था, डॉक्टर नाथन ने फौरी बात बदलते हुए कहा। इन बॉडीगार्ड्स की कारदगिर्दगी आपको मालूम हो जाएगी। आप जरासूमों पर तहकीक करते हैं, हमारी तहकीक इंसानों पर होती है और ये दोनों हमारे बेहतरीन साइंसदान हैं, इमरान ने जवाब दिया। और डॉक्टर नाथन मुँह बना कर रह गया। ज़ाहिर है इसने इसे बराह रास्त अपने आप पर चोट समझा था, लेकिन इसके साथ इसे मालूम था कि एग्जेक्टिव के पास अख्तियारात किस कदर हैं। इसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी तो डॉक्टर नाथन ने रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर नाथन ने कहा। सर, शोबा जरासीम के तमाम कारकुन क्रश हाल में पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, डॉक्टर नाथन ने कहा और रिसीवर रख दिया। आइए जनाब, वो लोग पहुंच गए हैं, डॉक्टर नाथन ने इमरान से मुखातिब होकर कहा और इमरान सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। ज़ाहिर है जोसेफ और जवाना भी इसके साथ ही उठ खड़े हुए, लेकिन इनके चेहरों से झलकने वाली बोरियत और बेजारियत नुमायाँ थी। वो तो तफरीह का मूड बनाकर आए थे, लेकिन यहाँ ज़ाहिर है तफरीह का दूर दूर तक कोई चांस नजर न आ रहा था। डॉक्टर नाथन के साथ चलते हुए वो तीनों एक बड़े हाल में पहुँच गए
जहां 12 के करीब अफराद कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो मुख्तलिफ उम्रों के थे। एक तरफ रखी गई कुर्सियों पर डॉक्टर नाथन और इमरान बैठ गए, जबकि जोसेफ और जवाना इमरान की कुर्सियों के पीछे खड़े हो गए। इमरान की तेज़ नज़रें हाल में मौजूद अफराद का बगौर जायज़ा ले रही थीं। क्या कोई आदमी ऐसा तो नहीं रह गया जो इस शोबे से काम करता हो और यहाँ मौजूद ना हो? इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। सवाए डॉक्टर मार्टिन के, जो इस शोबे का इंचार्ज था, और बाकी सब लोग मौजूद हैं। डॉक्टर नाथन ने जवाब दिया। जनाब, क्या आप हमें बताएंगे कि ये साहब कौन हैं? इनमें से एक ने उठकर कहा। और फिर इससे पहले कि डॉक्टर नाथन कोई जवाब देता, इमरान बोल पड़ा। हमारा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, इमरान ने कहा, और वो आदमी सर हिलाता हुआ बैठ गया। क्या आप में से कोई साहब ये बताएंगे कि जिस रोज़ ब्लू कैप्सूल चोरी हुआ था, इस रोज़ डॉक्टर मार्टिन की मसरूफियात क्या थीं? इमरान ने पूछा। मामूल की मसरूफियात थीं जनाब, एक साहब ने उठकर जवाब दिया। क्या इस रोज़ लेटरीन गए थे? इमरान ने स्पार्ट लहजे में कहा। लेटरीन? यह जी तो हमें मालूम नहीं, सब ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर नाथन भी चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। तो फिर आपको क्या मालूम है? देखिए, आप में से एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर मार्टिन को ब्लू कैप्सूल चोरी करने में मदद की है। बेहतर यही है कि आप खुद बता दें, वरना दूसरी सूरत में मेरे पीछे खड़े हुए ये दोनों एक लम्हे में न सिर्फ इस आदमी को ढूंढ लेंगे, बल्कि इसके हलक से सब कुछ उगलवा भी लेंगे। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हम में से कोई भी इस चोरी में मुलव्वस नहीं है जनाब, हम बाएतमाद कारकुन हैं। इनमें से एक ने उठकर कदरे सख्त लहजे में कहा। जोसेफ? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बास, जोसेफ ने झटकते हुए कहा, और इमरान ने इसके कान में कोई सरगोशी की और जोसेफ सीधा होकर तेज़ी से उस तरफ बढ़ गया जहां वो लोग बैठे हुए थे। वो हर एक के करीब जाकर इसे गौर से देखता और फिर आगे बढ़ जाता। सब लोग हैरत से इस तमाशे को देख रहे थे कि अचानक जोसेफ ने एक नौजवान को गर्दन से पकड़ा और झटका देकर एक तरफ फेंक दिया। इस नौजवान के हलक से चीख निकली और सब लोग हैरत से खौफ ज़दा हो गए और उठकर खड़े हो गए। जोसेफ इसके नीचे गिरते ही बिजली की तरह इस पर लपका और दूसरे लम्हे वो नौजवान इसके बाजू में जकड़ा हुआ था और इसके सीने से लड़खड़ा रहा था। ये क्या मतलब है? क्या मतलब? डॉक्टर नाथन बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। इसके लहजे में नागवारी का आंसर मौजूद था। तशरीफ़ रखिए, ये साहब नुकसान पहुंचाने वाला जरासूमा है, इमरान ने कहा और तेज़ी से उठकर जोसेफ की तरफ बढ़ा। और फिर इसने नौजवान की कनपट्टी के पास चुटकी भरी और दूसरे लम्हे एक बारीक सी झिल्ली इसके चेहरे से उतरी। अब वहाँ एक गैर मुल्की चेहरा साफ नज़र आ रहा था। झिल्ली उतारते ही डॉक्टर नाथन और इसके सब साथी हैरत में पहुंचे रह गए। ये हैं वो साहब जिन्होंने डॉक्टर मार्टिन की मदद की है, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे कोई मदारी कामयाब तमाशा दिखाने के बाद हाजरीन से दाद वसूल करना चाहता हो। नौजवान ने तेज़ी से सर को झटका, मगर इसी लम्हे इमरान बिजली किसी तेज़ी से मुड़ा और इसने पूरी कुव्वत से नौजवान की कनपट्टी पर मुक्का मारा। एक ही मुक्के से नौजवान के हाथ पैर सीधे हो गए। इमरान ने इसके जबड़ों को दोनों इतराफ से दबाया और फिर अपनी 2 उंगलियां इसके हलक में डालकर इसने एक छोटा सा कैप्सूल बाहर निकाल लिया। अगर मुझे अभी देर हो गई होती तो ये खुदकुशी कर चुका होता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरत अंगेज़, इंतहाई हैरत अंगेज़, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, डॉक्टर नाथन ने हैरत से भरपूर लहजे में कहा। इसलिए तो मैंने कहा था कि हम इंसानों के साइंसदान हैं। बहरहाल बाकी हजरात जा सकते हैं, इमरान ने कहा और बाकी अफराद खामोशी से सर झुकाते हुए एक एक करके हाल से बाहर निकल गए। अब इसे साथ ले जाऊंगा, इमरान ने इन अफराद के जाने के बाद कहा और डॉक्टर नाथन ने सर हिलाया। जाहिर है वो इसके सवा और कह भी क्या सकता था। इसे उठाओ जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से कहा और जोसेफ ने फर्श पर पड़े बेहोश को उठा लिया और कांधे पर डाला और फिर डॉक्टर नाथन के हमरा चलते हुए वो लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर पहुंच गए और फिर चंद लम्हों बाद ही वो वापस उसी पार्क में पहुंच गए। ये कौन है? क्या हुआ? बाहर बैठे हुए नौजवान ने चौंक कर कहा। इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ पार्क से बाहर अपनी कार तक पहुंच गया। बेहोश नौजवान को पिछली सीटों के दरमियान लटा दिया गया और जोसेफ और जवाना पिछली नशिस्तों पर ही बैठ गए, जबकि इमरान ने कार का स्टीयरिंग संभाला और दूसरे लम्हे कार तेजी से वापस मेन गेट की तरफ बढ़ती चली गई। बास आपको इस पर शक कैसे हुआ? जवाना ने पहली बार जबान खोलते हुए कहा। मुझे शक नहीं, यकीन था। जोसेफ को शक था। मैंने कहा चलो शक को यकीन में बदल लो।
عمران نے بات کو بدلتے ہوئے کہا اور جوانہ مسکرا کر خاموش ہو گیا، کیونکہ اتنے دنوں سے عمران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ عمران کی طبیعت کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ جو بات وہ نہ بتانا چاہے وہ اسی طرح ٹال جاتا ہے۔ عمران کار دوڑاتا ہوا سیدھا واپس زیرو ہاؤس پہنچا۔ اسے اندر آپریشن روم میں لے چلو تاکہ اس کی مرگی کا دورہ ختم کیا جا سکے، میں ذرا اس دوران اس کالے صفر سے رپورٹ لے لوں، عمران نے جوزف اور جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا، اور ان کے اندر جانے کے بعد وہ اس کمرے کی طرف مڑ گیا جدھر ٹیلی فون سیٹ پڑا ہوا تھا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان، ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔